में 5 जुगाड़ू बहू, घर और रसोई। जहां बड़ी बहू सुधा चूल्हे में खाना बनाते हुए खिसिया कर बुदबुदा रही थी। मुश्किल से मचान पर से 7-8 तोड़ी टूट कर निकली हैं। ये भी बनने के बाद गलकर इतनी थोड़ी हो गई कि इतनी से तरकारी में 12-13 जनों को कैसे खिलाएंगे। गुंजा, चावल धो दिया हो तो जल्दी से ले आओ। जेठानी जी, अभी चावल नहीं धुला, इतनी देर से चंपाकल चला रही हूँ, लेकिन अभी तक अंदर से काई जैसा जमा जमा पानी निकल रहा है। हर महीने हम लोग इस मकान में रहने का 3-4 हजार रुपए किराया भर देते, लेकिन फिर भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं लगा। इस हैंडपंप का खारा पानी पीना पड़ता है। गर्मी में पानी में किन किन रेत निकलती है और बरसाते लगते ही काई का जमा पानी निकलना लगता है। जितने का हमारे पति लोगों ने इस मकान का किराया भर दिया, उतने में ज्यादा नहीं तो 25 गज जमीन खरीद कर जड़ से घर बनवा लेते, तो एकदम मंजिल बनवा कर रह लेते। हर महीने कम से कम हम 5 बहू को ये टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती कि मकान मालिक कब आकर किराए के लिए टोक जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस पानी से चावल धोने के लिए काई कैसे अलग करूं। तभी मंजली बहू रीता जुगाड़ लगाती है और एक सूती की कतरन हैंडपंप के पानी निकलने वाले मुंह पर बांध देती है, जिससे पानी साफ आने लगता है। लो, मैंने इस काई का जुगाड़ कर दिया, अब धो लो चावल। वैसे मानना पड़ेगा मंजली जेठानी जी के अद्धांस से जुगाड़ लगाया है आपने। अब हैंडपंप का पानी इस कपड़े से खुद ही प्यूरिफाई होकर छन कर आएगा। कुमुद ऐसा बोल ही रही होती तभी मौसम काला कर देता है। तेज तेज की बिजली चमकने के साथ आंधी उठ जाती है। लगता है तगड़ी आंधी पानी होने वाली है। अभी पूरी तरह खाना भी नहीं बना। देवरानी जी, जल्दी चावल धोकर दे दो, वरना बारिश आ गई तो चावल नहीं बन पाएगा। जेठानी जी, धो रही हूँ, एक तो इतने बड़े पतीले में चुल्लू भर चावल मुट्ठी में नहीं आ रहे। तभी देखते देखते तेज आंधी पानी बरसने लगता है। 5 जुगाड़ू बहुएं रसोई का सामान समेटने लगती हैं। अभी तो घटाएं एकदम साफ थी, एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से शुरू हो। नुपुर, ये मिट्टी वाले मसालेदानी उठाकर अंदर ले चलो, नहीं तो भीग जाएगी। लाइए, उपले की टोकरी मुझे दे दीजिए जेठानी जी, मैं अंदर ले जाती हूँ। तब कुमुद चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की कढ़ाई जल्दी से उठाकर मकान के अंदर ले जाकर रख देती है। बड़ी बहू सुधा जैसे ही आंगन में बना चूल्हा पन्नी से ढकने लगती है तो मूसलाधार बारिश के चलते अचकन की मिट्टी गल चुकी थी। हे भगवान जी, कितने जतन से मैंने धूप गर्मी में नदी के पास से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाया था और बारिश में मेरा चूल्हा टूट गया। अब खाना पीना किस पर बनेगा। बरसात में चूल्हा भीग कर टूट जाने के चलते सुधा को परेशान होते देखकर सास गोदावरी कहती है, बड़ी बहू, मिट्टी का चूल्हा ही तो था, भीग कर टूट गया तो टूट गया। वैसे ही सावन भदवा के मौसम में तुम खुले आंगन में खाना नहीं बना पाती, इसलिए तुम मुझे मिट्टी ला कर दे देना। मैं भंडार कोने में 2 मुंह का चूल्हा डाल दूंगी। एक बार में दाल भात बनकर तैयार हो जाएगा। बारिश के मौसम भर मकान के अंदर में ही खाना पीना कर लो। जहाँ एक तरफ पड़ोसी अड़ोसी बारिश के मौसम में अपने पक्के मकान में आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे, वहीं बरसात का मौसम लगा देखकर 5 बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इस किराए के मकान में पिछले 10-15 सालों से गोदावरी अपने 5 बेटों, 5 बहू और उनके 3 बाल बच्चों समेत किसी तरह टाइम काट रही थी। लेकिन छत दीवार कच्ची और कमजोर होने के चलते बारिश के मौसम में इन्हें टपकती छत के अंदर रहन सहन करने में काफी परेशान होना पड़ता था। मूसलाधार बारिश से उनके मकान की छत चूने लगती है। जेठानी जी, देखिए, बारिश की 2-4 बूंद नहीं पड़ती कि हमारा मकान चूने लगता है, क्या करेंगे। और क्या करेंगे, हर साल की तरह जैसे बारिश में बर्तन लगाकर एक जगह पर दही की तरह जमकर पानी इकट्ठा करते हैं, वही करेंगे, क्योंकि इस साल भी हमारे निखट्टू पतियों से मकान की छत पक्की नहीं करवाई गई। गुंजा के ताना कसने पर प्रभात भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। बस तुम लुगाइयों में से तो हम 5 भाइयों का घर में थोड़ी देर बैठना भी देखा नहीं जाता। अरे हमारा घर में रहकर खाना तुम सभी की आंखों में खटकता है। बस दिन भर घर के बाहर रहकर गधा मजदूरी करो, तब सब ठीक है। बस बस रहने दीजिए। आप 5 भाइयों की कमाई में तो जैसे आग लगी पड़ी है। पिछले साल बरसात से बोलते बोलते इस साल की बारिश की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी आप 5 भाइयों से इतने पैसे भी नहीं जुड़े कि कम से कम घर की छत दीवार पक्की करवा दो। मैं तो करम फूट गया ऐसे निखट्टू पति से शादी करके। हाँ तो बोल देती अपने पिताजी को, कोई सरकारी सर्विस वाला पैसे वाला दामाद ढूंढ लेते। करवानी थी ना कमाते खाते परिवार में शादी। 2 टाइम की रोटी तो तुम्हें मैं ही कमा कर खिला रहा हूँ ना, कि तुम्हारे पिताजी। एक तरफ बरसात का कहर था, वहीं मकान के अंदर अपने बहू बेटे को इस कदर झगड़ा करते देखकर बिस्तर पर पड़े बीमारी की हालत में जूझते हुए हरिहर ने कहा, हे भगवान, अरे क्यों तुम मियाँ बीवी जब देखो झगड़ते रहते हो। अरे गोदावरी, इन दोनों को शांत करो, मेरा सिर दुखने लगा। ओहो, तुम दोनों मर्द लुगाई को लाज लग रही है कि नहीं थोड़ी भी। यहाँ तुम्हारे ससुर ने खटिया पकड़ रखा है और तुम दोनों झगड़ रहे हो। प्रभात, गुंजा, गरम मिजाज से मसले का निवारण नहीं निकलता। अब तो जो हालात सामने है उसे झेलना ही पड़ेगा। तभी बड़ा बेटा मनोहर नरमी से समझाता है, देखो
तुम सब तो जानती हो मानसून के मौसम में हमारा दिहाड़ी भत्ते का काम बहुत ही ठप हो जाता है, वरना पक्का करवा देते। और वैसे भी किराए के मकान में रहकर खुद के पैसे लगाकर काम करने से मकानदार किराए में नहीं कटेगा। कुछ खाना बनाया है तो दे दो, हम खाकर काम पर जाएं। रीता बहू अपने देवर जेठ पति को खाना परोस दे। तभी रीता असहज होकर कहती है, माँ जी केवल सब्जी बन पाई है, भात बनाने जा रही थी, इतने में बारिश हो गई। रीता बहू देख, रात की कोई बासी कोसी रोटी बची हो तो दे दे। तुम पांचों के पतियों को इतनी समझदारी है कि चूल्हा टूटा पड़ा है तो टटका चावल कहाँ से मिलेगा। तब रीता थोड़ी थोड़ी सब्जी के साथ हिचकिचाते हुए रोटी परोसती है। जेठ जी वो सब्जी कम है इसलिए थोड़ी थोड़ी दी है। कोई बात नहीं, इतने में तो रोटी खा लेंगे। पांचों थोड़ी सी सब्जी के साथ छुआ छुआ कर रोटी खाते हैं और हल्की बूंदाबांदी में रोजी भत्ते के लिए निकल जाते हैं। तभी नुपुर दुखी भाव से कहती है, सब्जी कम होने के चलते हमारे पतियों ने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया, थोड़ा अचार भी होता तो खा लेते बढ़िया से। जार का आधे से ज्यादा अचार तो बाल बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। उन्हें भी तो रोज अचार पराठा देते थे, ऊपर से इस साल तो बाजार में कच्ची कैरी भी इतने महंगे दाम पर बिक रही है कि सोचना पड़ता है। कुमुद की ये बात सुनकर रीता के दिमाग में जुगाड़ आता है। अरे जब बिना खरीदे ही आम का अचार लगा सकते हैं तो बेफिजूल के पैसे क्यों फूकना। आज कितनी देर तक पीट पीट कर आंधी पानी बरसा है, पता है जंगल में पेड़ से कितने सारे आम गिरे होंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं, चलो इससे पहले कि कोई और जाकर वो सारे आम बीन के ले जाए। चलो। तभी बारिश में भीगे हुए दोनों बड़ी बहू रीता सुधा के बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। माँ छोटी चाची आप सब लोग कहाँ जा रही हो, मैं भी चलूंगा। राजू बेटा हम जंगल जा रहे हैं, तुम्हारे लिए मीठे रसीले आम चुन कर ले आएंगे, तुम घर में रहो। थोड़ी देर में पांचों बहुएं जंगल पहुंच जाती हैं, जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाखाओं पत्तों पर जमी बूंदें गिर रही थी। जमीन पर बहुतायत के आम पेड़ से टूट कर गिरे थे, जिसे देखकर पांचों जुगाड़ू बहू खुश होकर जल्दी जल्दी चुनने लगती हैं। जरा देखो ये शहरी दशहरी कच्चे आम कितने बड़े हैं, पता है बाकी मालदे और लंगड़े आम की तुलना में इसमें काफी गूदा होता है और इसका अचार भी अच्छा लगता है और काफी समय तक टिकता है। वैसे कुछ देर की बारिश से मौसम के वातावरण में कितनी ठंडक आ गई है और पेड़ पौधों ने भी नहा लिया। तभी जंगल के बीच बनी मड़ई में से बूढ़ी दुलारी बाहर आती है। अब आई हो तुम बहुएं, मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। कैसी हो दुलारी दादी, तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं तो एकदम चंगी वाली हूँ। पेड़ पौधों की शुद्ध ताजी हवा शरीर में लगती है, जंगल से ही फल चुनकर भरण पोषण कर लेती हूँ। वैसे दुलारी दादी आपको इतने घने जंगल में अकेले रहने में जंगली जीव जंतु का जोखिम नहीं लगता? रीता बहू इस जग में जानवरों से वफादार तो इंसान भी नहीं होता। एक कुत्ते को भी अगर तुम 2 टुक रोटी डाल दोगी ना तो इतनी भी खाकर संतुष्ट हो जाता है, तुम्हारे घर के बाहर बैठकर पहरेदारी भी करेगा। ये तो है दुलारी अम्मा, हम पांचों भी जंगल में जब आते हैं तो काफी सुकून ठंडक मिलता है, दिल करता है यहीं पर बसावट कर लें, किराए की भी भारी चिंता सर से उतरे। तब नुपुर नदी के किनारे हरे साग निकले हुए देखती है। सुधा दीदी, रीता दीदी, वो देखिए बरसाते लगते ही नदी में साग पनप गया है। पर नुपुर साग तो सर्दी के मौसम में होता है, बारिश में कौन सा साग पात होता है? मेरे देखने में तो खरपतवार लग रहा है। गुंजा जीजी मुझे भी साग की अच्छे से परख है, ये लाल चौलाई का साग है, बाजार में बहुत महंगा बिकता है, मैं खोट कर ले आती हूँ। नुपुर नदी के अंदर उतरकर उस लाल लाल चौलाई साग को खोटने लगती है। तभी उसके पैरों के नीचे काफी सारे पत्थरों का आभास होता है। लगता है इस नदी में घोंगे और सीप भी हैं। नुपुर देखो मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। हमारा चूल्हा भी तो टूट गया है, अब नदी के पास आए तो बलुआ मिट्टी ले लेते हैं। दोनों बड़ी बहू चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी निकालती हैं, वहीं नुपुर नदी में से ताजा साग खोट कर बाहर आती है। जैसे ही पांचों बहू घर पहुंचती हैं तो मकानदार राजू को मार रहा था। दादी मुझको बचाओ, मोटे खड़ूस अंकल मुझको मार रहे हैं, मुझको बहुत दर्द हो रहा है। मकानदार जी छोड़ दीजिए मेरे पोते को। हरामखोर कहीं का, तूने मुझे मोटा बोला, अभी देख मैं तेरे कैसी खाल खींचता हूँ। तभी रीता बीच में आकर अपने बच्चों को ले लेती है। हे भगवान, राजू तो ठीक है ना? मकानदार जी इतने छोटे मासूम से बच्चे को मारते हुए आपको मोह नहीं आ रहा था? अरे क्या किया मेरे बेटे ने? ज्यादा दूध की धुली मत बन गोदावरी की बहू। एक तो तूने अपने बेटे को इतना चस्का कर रखा है, मेरे मकान का दरवाजा तोड़ दिया, खर्चा तो मेरा बढ़ गया ना। एक तो तुम पांचों की कसम कभी भी टाइम पर किराया नहीं देते, खाली कर जाओ मेरा मकान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले 2 महीने से दरवाजा उखड़ा हुआ है, हमने अपने पतियों से आपको खबर भी करवाई थी। एक तो आपको मकान में कुछ भी मरम्मत करवाने के लिए बोलो तो आप नहीं करते। छत भी एकदम कमजोर पतली चादर हो रखी है, ना तो आप पक्की करते हो और ना किसी साल सफेदी करते हो। मकानदार के अचार डालने के लिए बनकर बैठे हो।
रीता गुस्से में मकानदार पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है, जिससे वो भी पिनक जाता है। अच्छा जी, जिसका खाना उसी को आंख दिखाना। अरे ओ गोदावरी, समझा ले अपनी बहू को, ज्यादा प्रधान ना बने, वरना अभी सबको निकाल कर फेंक दूंगा, फिर दर दर भटकते फिरेंगे। रीता शांत हो जाओ, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मकानदार जी, अभी आप चले जाइए, हमारे पति आएंगे तो हम किराए के लिए बोल देंगे। इस महीने में मुझे पूरा क्लियर किराया चाहिए और